ईशानी की सारी बात सुनने के बाद राधा जी उसके सिर को सहलाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी। अभी एक दूसरे के बारे में शायद अच्छे से जानते भी नहीं हो तुम। शादी करना जितना आसान है ना, उतना ही मुश्किल उसको निभाना होता है। एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार, पूर्ण समर्पण और गहरा विश्वास रख कर ही इस रिश्ते को निभाया जा सकता है। अर्जुन मेरा बेटा है, इसीलिए मैं उसके स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। बिना कोई कारण वो कुछ नहीं करता। रिश्ता को अपने ऑफिस में जॉब देने के पीछे भी कोई बड़ा कारण रहा होगा। मेरे बेटे की तरफ से मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, मगर एक पति के रूप में तुम उस पर कितना विश्वास करती हो, ये तुम्हें तय करना है। अपना रिश्ता तुम कैसे मजबूत बनाओगी, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरी गुड़िया। उनकी बातें सुनकर ईशानी आकर उनके गले लग गई और बोली, थैंक यू माँ, मुझे समझाने और बताने के लिए। मैं जानती हूँ ये कैसे हैं। इन पर शक करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो परेशानी थी वो आपकी बातों ने दूर कर दी। मुझे खुशी हुई सुनकर कि तुम अर्जुन के बारे में क्या सोचती हो। बस बेटा, बाकी सबको छोड़कर सिर्फ अपने और अर्जुन के रिश्ते पर ध्यान लगाओ। सब अच्छा ही होगा। चलो अब जूस पी लो, मैं चलती हूँ। राधा जी ने ईशानी का माथा चूमा और चली गईं। राधा जी के चले जाने के बाद ईशानी खुद से ही बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है अर्जुन। माँ ने सही कहा। मुझे दूसरों पर ध्यान न रखकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अब फालतू की बातों को अपने मन में नहीं आने दूंगी। अपने रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश करूंगी। ईशानी ने खुद से ही वादा किया। अब परेशानी की जगह अर्जुन के इंतजार की लाली उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। नीचे जाकर राधा जी कांता जी के रूम में चली गईं। राम नरेश जी भी वहीं बैठकर कोई बिजनेस से संबंधित मैगजीन पढ़ रहे थे। राधा जी ने कांता जी को सारी बातें बताई तो कुछ देर के लिए तो वो भी चुप हो गईं। फिर उन्होंने कहा, मैं बात करती हूँ मीरा बहू से। वो क्यों इस घर की सुख शांति को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। इस पर राम नरेश जी, जो इनकी बातें सुन रहे थे, बोले, कोई ज़रूरत नहीं है मीरा बहू से बात करने की। उनका शुरू से ही स्वभाव थोड़ा जिद्दी रहा है। तुम दोनों जानती हो, ईशानी बहू के आने से पहले उन्होंने कितना जोर लगाया था अर्जुन की शादी रिशिता से करवाने के लिए। पर अर्जुन कभी तैयार ही नहीं हुआ। और जब अर्जुन ने एकदम से ईशानी को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में ले आया, तो इससे उनका मन दुखी हो गया। इसी वजह से सबके साथ उनका व्यवहार कड़वा हो गया। और शायद रिशिता को इस घर में लाने का कारण भी यही है। पर मुझे अपने पोते पर पूरा भरोसा है। वो ईशानी का सम्मान बनाए रखने के साथ ही इस घर की सुख शांति को बनाए रखेगा। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। अर्जुन और ईशानी अपने रिश्ते को आपसी समझ और सामंजस्य से बेहतरीन बना लेंगे। राम नरेश जी दोनों को बहुत शांति के साथ सारी बात समझाई तो राधा जी बोली, आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। मैं ईशानी को भी यही समझा कर आई हूँ। रही बात मीरा की, तो अर्जुन उसे अपने तरीके से समझा लेगा। हमें बस इस घर की सुख शांति बनाए रखनी है। हाँ सही कहा बहू। तो इसी बात पर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय हो जाए, राम नरेश ने हंसते हुए कहा। तो राधा जी ने, जी पिताजी अभी लाई, कहा और चली गईं। कांता जी ने राम नरेश जी की ओर देखा और बोली, पता नहीं जी, हमारे घर को किसकी बुरी नजर लग गई है। इतनी प्यारी बच्ची है ईशानी, न जाने क्यों मीरा बहू के मन में उसे लेकर इतनी कड़वाहट है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा कांता। मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। वो सब हमारे परिवार को बिखरने नहीं देंगे। देखना तुम एक दिन मीरा खुद ईशानी को सबसे ज्यादा प्यार करने लगेगी। और हमारी ईशानी बहू, वो अपनी मासूमियत से उसके पत्थर दिल को भी पिघला देगी। बस ईश्वर पर और अपने बच्चों पर भरोसा बनाए रखना। राम नरेश जी अपनी जगह से उठे और कांता जी के पास जाकर उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोले, भरोसा है मुझे अपने भगवान पर और अपने बच्चों पर। चलिए, आपकी चाय आ गई है, पी लीजिए। कांता जी ने कहा और तभी राधा जी चाय लेकर आ गईं। रात के 9 बज चुके थे। सभी डिनर कर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। राधा जी, मीरा जी और ईशानी अभी बचे हुए थे डिनर करने के लिए। ईशानी ने उन दोनों को कहा, माँ और चाची जी, आप दोनों खाना खा लीजिए, बाकी का काम मैं देख लूंगी। अरे पर अभी तुमने भी तो खाना कहाँ खाया है, राधा जी ने प्यार से उसे कहा। तो वो बोली, माँ अभी मुझे भूख नहीं है,
मैं उनके आने के बाद खा लूँगी। आप दोनों बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठी और ईशानी उन्हें खाना परोसने लगी। खाना खाते हुए मीरा जी बोली, रिशिता अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई होगी। उसने भी तो खाना नहीं खाया होगा। राधा जी कुछ बोलती, इससे पहले ही बाहर से अर्जुन की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। ईशानी दरवाजे की ओर गई तो देखा कि अर्जुन और रिशिता दोनों गाड़ी से बाहर निकले। अर्जुन आगे ड्राइविंग सीट की तरफ से और रिशिता पीछे वाले दरवाजे की तरफ से। उन दोनों को साथ देखकर ईशानी उल्टे कदम ही वापस आ गई और किचन में चली गई। इधर अर्जुन और रिशिता दोनों को एक साथ अंदर आते देख जहाँ राधा जी हैरत में थी, वहीं मीरा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। आओ बैठो रिशिता, मैं तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। बहुत थक गई होगी ना तुम, मीरा जी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। सीता मुस्कुराते हुए आकर उनके साथ वाली सीट पर बैठ गई और राधा जी अर्जुन को खाने के लिए कहने ही वाली थी कि अर्जुन तभी उनके पास आया और पूछा, ईशानी ने खा लिया? इस पर राधा जी ने मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाया और किचन की तरफ इशारा किया। उनका इशारा समझकर अर्जुन किचन की तरफ बढ़ गया और मीरा और रिशिता का चेहरा उतर गया। अर्जुन किचन में आया तो ईशानी उसके लिए ही डिनर प्लेट लगा रही थी। वो चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और हल्के से कानों में कहा, खाना रूम में ले आना, वहीं खाएंगे। उनकी आवाज़ से ईशानी एकदम से घबरा गई और मुड़कर पीछे की तरफ पलटी और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने वाली ही थी कि अर्जुन ने उसे एकदम से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन के सीने से लगी ईशानी की आंखें बंद थीं और दिल की धड़कनें तेज। अर्जुन ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और बोला, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि तुम यूं घबरा जाओगी। सो सॉरी। ईशानी ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने अपने एक कान को हाथ लगाया जिस पर उसने एकदम से उसका हाथ पकड़कर नामे गर्दन हिलाई। अर्जुन उसके मासूम से चेहरे को अपलक देख रहा था कि तभी दरवाजे पर खांसने की आवाज़ आई तो दोनों झेप कर अलग हुए। सामने राधा जी खड़ी थी जो अपने खाने के बर्तन अंदर लेकर आ रही थी। उनको सामने देख ईशानी तो पलटकर खाना डालने लगी और अर्जुन हड़बड़ाकर बाहर निकल गया। राधा जी ने अंदर आकर बड़े ही प्यार से ईशानी से कहा, जाओ बेटा, अब तुम दोनों भी खाना खा लो, सबका खाना हो गया है। लेकिन माँ, अभी चाची जी और रिशिता खाना खा रही हैं, ईशानी बोली। तो राधा जी ने उसे समझाया, हाँ तो क्या हुआ, रिशिता के लिए मीरा बैठी है ना वहाँ, वो देख लेगी। तुम जाओ, अर्जुन इंतजार कर रहा होगा और वैसे भी कल से तुम्हें कॉलेज जाना है तो तुम थोड़ा और बिजी हो जाओगी, है ना? जी माँ, कहकर ईशानी खाने की दो थालियां लेकर आगे बढ़ी तो राधा जी ने उसे रोका और कहने लगी, मेरी बात याद है ना बेटा, तुम्हें अपने और अर्जुन के रिश्ते पर ध्यान रखना है, बाकी किसी पर नहीं। याद है ना? जी माँ, मुझे याद है। आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने और अर्जुन के रिश्ते में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगी। मेरी अच्छी और समझदार बेटी, जाओ अब, मेरा लाडला इंतजार कर रहा होगा। ईशानी के कहने पर राधा जी ने उसके सिर को सहलाया और चली गईं। ईशानी को अपने रूम में खाना ले जाते देख मीरा और रिशिता के चेहरे पर चिढ़ और गुस्से के भाव आ गए। रिशिता ने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि हमें साथ देखने से ईशानी को गुस्सा आएगा और वो अर्जुन से नाराज हो जाएगी, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। आज तो पहला दिन था ऑफिस का और जब तुम सारा दिन ऑफिस में उस अर्जुन के साथ रहोगी तो अर्जुन भी कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ झुकेगा ही। बस तुम अच्छे होने का नाटक बखूबी करती रहना, समझी? चलो अब आराम कर लो, थक गई होगी तू। मीरा जी ने रिशिता के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाया तो उसने खुद को संभाल लिया। आप ठीक कह रही हो दीदी, आज तो पहला दिन था, बहुत जल्द मैं ईशानी को अर्जुन की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। गुड नाइट। इतना बोल रिशिता वहां से उठकर गेस्ट रूम की तरफ चली गई और मीरा जी अपने कमरे में आ गईं जहां अशोक जी बेड पर लेटे बिजनेस से रिलेटेड किताब पढ़ रहे थे। रिशिता कब तक यहाँ रहने वाली है? बिना किसी लाग लपेट के अशोक जी ने मीरा से पूछा तो मीरा जी बुरी तरह चिढ़कर बोली, क्यों, क्या हुआ? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर वो क्या है ना कि रिशिता मेहमान है और मेहमान का ज़्यादा देर तक घर में रुकना अच्छा नहीं होता, और वो भी तब
जब अर्जुन से उसके रिश्ते की बात तुमने चलाई थी। अशोक जी ने बड़े आराम से अपनी बात रखी। तो मीरा जी बोली, तो अब तो अर्जुन की शादी हो चुकी है ना, तो अब किस बात की फिक्र है तुम्हें? अर्जुन की शादी हो चुकी है और फिर भी रिशिता यहाँ रुकी हुई है, इस बात से फिक्र है मुझे, और वो भी ईशानी के लिए। बहुत ही मासूम बच्ची है वो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मिलकर उसकी नई शादीशुदा जिंदगी में कोई अड़चन लगाओ। इसीलिए अपनी बुआ की बेटी को उन दोनों से दूर रखना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोल अशोक जी करवट बदल कर लेट गए और मीरा जी गुस्से में तमतमा गईं। ईशानी खाना लेकर रूम में आई तो अर्जुन फ्रेश होकर बाहर बालकनी में खड़ा ऊपर आसमान के चांद को निहार रहा था। ईशानी ने कमरे में नजर घुमाई तो अर्जुन उसे नजर नहीं आया। कुछ सोचकर वो बालकनी की ओर आई, जहां अर्जुन अपने में गुम आसमान की ओर देख रहा था। ईशानी धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई, पर अर्जुन तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ पल की खामोशी के बाद ईशानी बोली, सुनिए। ईशानी की आवाज़ से अर्जुन मुड़ा तो ईशानी की पलकें झुक गईं और कहा, जी वो खाना ठंडा हो रहा है। उफ, ये झुकी हुई पलकें, ये मासूम सा चेहरा। जितना देखता हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है। लव यू ईशु। ईशानी को देख अर्जुन अपने मन ही मन बोला और आगे आकर ईशानी का हाथ पकड़ उसे अंदर ले आया। तबीयत कैसी है अब? सोफे पर बिठाते हुए अर्जुन ने उसे पूछा और खुद टेबल से एक थाली उठाकर वो भी उसके पास आकर बैठ गया। दोनों साथ बैठे थे। दोनों ही तरफ दिलों की धड़कनों ने शोर मचाया हुआ था। दोनों ही तरफ एक दूसरे के लिए प्यार भी था, पर एक हिचक अभी भी दोनों को खुलने नहीं दे रही थी। जी अब ठीक है, ईशानी ने कहा। तब तक अर्जुन ने खाने का एक निवाला उसकी ओर बढ़ा दिया। गुड, चलो अब मुंह खोलो। उसकी बात सुनकर ईशानी ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो अर्जुन बड़े ही प्यार से उसकी तरफ ही देख रहा था। ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे पता है तुमने भी अभी तक खाना नहीं खाया है ना? अर्जुन की बात सुनकर ईशानी ने बड़ी मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिलाया, मुंह खोल दिया। तो फिर सोच क्या रही हो? खाओ ना, और मुझे भी खिलाओ। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। ईशानी ने भी उसी थाली से एक निवाला उठाया और धीरे से अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन को न जाने क्या शरारत सूझी। उसने जानबूझकर उसकी उंगलियों को अपने होठों से छू लिया। इस हरकत से ईशानी सकपका गई। उसने एकदम से हाथ पीछे खींचा तो अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या हुआ? अर्जुन ने सामान्य तरीके से पूछा तो ईशानी एकदम से बोली, वो आपने। पर इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। चेहरे पर शर्म की लाली बिखर चुकी थी और पलकें एज यूजल झुक गई थी। हाँ बोलो। मैं क्या? अर्जुन ईशानी को परेशान करने लगा था। बेचारी ईशानी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कहे कि अर्जुन की इस हरकत से उसके दिल की धड़कनें कितनी बढ़ गई हैं। उसने मासूम सा फेस बनाया और अर्जुन की तरफ देख उससे अपनी कलाई छोड़ देने का इशारा किया। अर्जुन ने नामे गर्दन हिलाई और कहा कि पहले अपनी बात पूरी करो। ईशानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। फिर उसने बात पलटते हुए कहा, वो रिशिता आपके साथ? बात पलटने की कोशिश मत करो। अर्जुन ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, प्लीज आप खाना खा लीजिए ना, कल से मुझे कॉलेज जाना है। एक आखिरी कोशिश करते हुए ईशानी ने फिर अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की। कॉलेज का नाम सुनते ही अर्जुन ने उसकी कलाई छोड़ते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, कल तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है। मैं आऊँगा तुम्हारे साथ, तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने, और पिक भी मैं ही करूँगा। पर आपका ऑफिस? ईशानी ने पूछा तो अर्जुन बोला, वो मैं मैनेज कर लूँगा। अभी तुम इस शहर में नहीं हो, कॉलेज का भी पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी सी बीवी को कोई परेशानी हो। प्यारी सी बीवी को उसने थोड़ा जोर देकर बोला तो ईशानी के चेहरे पर चमक आ गई और होठों पर खूबसूरत सी मुस्कान, जिसे देखकर अर्जुन का दिल उसके बस से बाहर हो गया। थैंक यू अर्जुन जी। इस बार ईशानी बोलते हुए खुद से अर्जुन के गले लग गई। अर्जुन शॉक्ड रह गया क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ईशानी आगे से ऐसे भी रिएक्ट कर सकती है। उसने भी ईशानी को हल्के से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। ईशानी का सर अर्जुन के सीने पर लगा हुआ था और उसका हाथ उसकी पीठ पर। अर्जुन उसकी पकड़ में अपनापन और खुद को सुरक्षित महसूस करने की भावना महसूस कर पा रहा था।
उसने धीरे धीरे ईशानी के सर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? ये थैंक यू बैंक यू किस खुशी में बोला जा रहा है? क्या बात है ईशु? थैंक यू इसलिए कि आप मेरी जिंदगी में आए। आपके आने से मेरी जिंदगी एकदम से बदल गई। जो सपने में नामुमकिन सा लगता था वो आपकी वजह से मुमकिन हो गया। आप कभी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? अर्जुन के सीने से लगे हुए ईशानी बोली। आखिरी लाइन बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और आवाज भारी हो गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ईशु, और आज फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में कुछ यूं शामिल हो गई हो कि अब लगता है न तुमसे पहले कोई था न तुम्हारे बाद। अर्जुन को मालूम था कि ईशानी ने ऐसा क्यों कहा। इसकी वजह कहीं ना कहीं रिशिता का उनकी जिंदगी में होना था। पर यह अच्छी बात थी क्योंकि उसे अर्जुन के आसपास देखकर ईशानी को जलन हो रही थी। ये बात सोचकर वो खुद में ही मुस्कुरा दिया। वैसे कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अर्जुन ने ईशानी को अपने सामने करते हुए कहा। अर्जुन की बात सुनकर ईशानी के दिल को तसल्ली मिली और जब उसने सरप्राइज की बात सुनी तो एकदम बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी। सरप्राइज मेरे लिए? उसकी खुशी की खनक अर्जुन उसकी आवाज में महसूस कर पा रहा था। उसने सोच लिया था कि कल वो खुलकर अपने दिल के जज्बातों को ईशानी को बता देगा। केशव से वो इस बारे में बात कर चुका था। ये केशव का ही आइडिया था कि अब अर्जुन को ईशानी के सामने अपने प्यार को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसका प्यार उसकी पत्नी के रूप में उसकी जिंदगी में शामिल हो चुका था और ईशानी भी अब इस रिश्ते को लेकर सहज हो चुकी थी। उसे भी पता था ईशानी भी उसके लिए अपने दिल में वही जज्बात रखती है जो उसके खुद के दिल में थे। ईशानी के लिए कल की सुबह उन दोनों के लिए कुछ अलग लाने वाली थी। इधर अपने फ्लैट में रात को 10 बजे के करीब बेड पर लेटी हुई दीपिका के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। नींद आंखों में कहीं नहीं थी। बार बार उसकी आंखों के सामने केशव का चेहरा आ रहा था। वो खड़ी हुई और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। खिड़की से आती हल्की हल्की ठंडी हवा उसको सुकून भरा एहसास करवा रही थी, मगर दिल की कसमकस जारी थी। ऑफिस में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर जब से रिशिता ने ऑफिस ज्वाइन किया है उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये तो मालूम था कि रिशिता अर्जुन को पसंद करती है, पर यह नहीं मालूम था कि उसकी शादी की बात चल रही थी। वो उससे अच्छे से बात करती थी, पर फिर भी रिशिता से उसे कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। मगर उसके नींद न आने की वजह कुछ और ही थी। उसने नोटिस किया था कि केशव रिशिता से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होकर बातें करने लगा था और दीपिका को नजरअंदाज मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और उसने कितनी दफा केशव के मुंह से रिशिता की तारीफ सुन ली थी। अब केशव ये सब जानबूझकर कर रहा था या फिर जेन्युइनली उसको रिशिता अच्छी लगने लगी थी, ये तो केवल केशव ही बता सकता था। मगर दीपिका को बहुत दुख हो रहा था। पर मुझे क्या, वो बॉस हैं, जिस मर्जी से चाहे बात कर सकते हैं। मैं कौन होती हूँ उनसे कुछ कहने वाली, एक मामूली सी एम्प्लाई। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दीपिका अपने दिल के सवालों में खुद ही उलझी हुई थी कि उसके फोन की बीप बजी। नजर फोन पर डाली तो वो एकदम चौंक गई। केशव का मैसेज था ये इस वक्त मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं? दीपिका ने खुद से सवाल किया और मैसेज खोल कर पढ़ा। केशव ने उसे कल सुबह ऑफिस से पहले अपने घर आने के लिए रिक्वेस्ट की थी। मैसेज पढ़कर दीपिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ये केशव जी ने मुझे अपने घर क्यों बुलाया है, वो भी इतनी सुबह? वो सोच ही रही थी कि फिर एक बार मैसेज की बीप सुनाई पड़ी। दीपिका ने फिर फोन में मैसेज देखा तो केशव ने गुड नाइट के साथ स्माइली भेजी थी, जिसे देखकर दीपिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने भी पलटकर गुड नाइट केशव जी का मैसेज भेज दिया। अर्जुन और ईशानी की शादी के बाद से ही वो केशव के साथ सहज हो गई थी, इसलिए वो सिर्फ ऑफिस में ही उसे सर कहकर बुलाती थी, जैसे बाकी सारा स्टाफ। सिर्फ अर्जुन को वो जीजू कहती थी क्योंकि अर्जुन ने खुद उसे कहा था। खैर, वो आने वाले कल के बारे में कयास लगाते हुए वापस अपने बेड पर जाकर लेट गई और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह सिंगानिया हाउस में चहल पहल थी। आज ईशानी का कॉलेज का पहला दिन था, जिसे लेकर सब बहुत खुश थे। सब अपने अपने तरीके से ईशानी को बेस्ट विशेष देना चाहते थे। अर्जुन जल्दी उठकर अपनी एक्सरसाइज करने के लिए जा चुका था और ईशानी नहा धोकर आईने के सामने खड़ी थी। हल्की फुल्की मगर खूबसूरत लाल रंग की साड़ी पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। माथे पर लाल छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और गले में
छोटा मगर बेहद प्यारा सा मंगलसूत्र पहने वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई। अपना बैग उठाकर वो बाहर जाने ही लगी थी कि तभी अपना पसीना पोंछते हुए अर्जुन अंदर आया और दोनों टकरा गए। ईशानी गिरती उससे पहले अर्जुन की मजबूत हाथों ने उसे संभाल कर अपनी तरफ खींच लिया। ईशानी उसकी बाहों में थी। उसकी साड़ी की हल्की सी महक अर्जुन को महसूस हुई। उनके चेहरे इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थी। अर्जुन की आंखों में एक अनकहा अपनापन था, जबकि ईशानी की आंखें शर्म से झुक गईं। सॉरी, ईशानी ने हल्के स्वर में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। गिरने देता क्या तुम्हें? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक सहज अधिकार था। ईशानी ने खुद को थोड़ी झिझक के साथ अलग किया। उसका चेहरा लाल हो गया था, सिर्फ लिपस्टिक से नहीं, उस पल की गहराई से। अर्जुन ने ध्यान से उसकी ओर देखा। लाल रंग की साड़ी में कितनी हसीन लग रही थी वो, और श्रृंगार जो उसके नाम का ही था। अर्जुन के दिल में हलचल सामान्य से ज्यादा बढ़ चुकी थी। बहुत सुंदर लग रही हो, अर्जुन ने उसके करीब आते हुए कहा। ईशानी ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाते हुए धीमे से मुस्कुराई। आज कॉलेज का पहला दिन है ना, और आज शाम कॉलेज के बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है, तो रेडी रहना। आगे बढ़कर उसने ईशानी का माथा चूम लिया। जब जब भी अर्जुन उसका माथा चूमता था, ईशानी के लिए वो एहसास बहुत ही खास होता था। प्यार के दायरे में रहकर वो अपने सारे जज्बात इसी चुंबन के जरिए ईशानी को जता देता था, और ईशानी भी सारे जज्बातों को खुद में भर लेती थी। कहीं ना कहीं अब वो भी चाहने लगी थी कि उनका रिश्ता आगे बढ़ जाए। राधा जी के समझाने के बाद अपने भीतर छिपी इस चाहत को महसूस करने लगी थी। उसे अर्जुन से प्यार हो गया था, मगर कहे कैसे। ईशानी के चेहरे पर अनायासी शर्म भरी मुस्कान फैल गई, जिसे अर्जुन ने भी देख लिया था। क्या हुआ ईशु? अर्जुन की आवाज से ईशानी होश में आई और कुछ नहीं कहकर बाहर की ओर भाग गई। सुबह 9 बजे के करीब दीपिका केशव के घर पहुंची तो सामने अनिमा जी दिखी। आगे बढ़कर उसने अनिमा जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। अनिमा जी दीपिका को देखकर बहुत खुश हुई। हाल में महेश जी बैठे थे। दीपिका ने आगे बढ़कर उनके भी पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अनिमा जी और दीपिका बातें कर ही रहे थे कि केशव अपने कमरे से बाहर आया और दीपिका को देख उसे हेलो कहा और अपने साथ बाहर चलने को कहा। अनिमा जी ने नाश्ते के लिए टोका तो केशव बोला, आज नहीं माँ, आज बहुत जरूरी काम है। चले दीपिका? जी जी सर, कहते हुए दीपिका खड़ी हुई तो दोनों बाहर चले गए। इधर अनीमा जी ने महेश जी की ओर देखकर कहा, सुनिए जी, मैं दीपिका को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। कितनी प्यारी है। अपने केशव के लिए मैं ऐसी ही प्यारी लड़की ढूंढ रही थी। आप क्या कहते हो? अनीमा जी की बात सुनकर महेश जी बोले, इसमें मेरी नहीं, केशव की मर्जी की बात है। शादी उसे करनी है, रिश्ता उसे निभाना है, तो फिर डिसाइड भी वही करेगा कि कौन सी लड़की उसकी ज़िंदगी में पत्नी बनकर आएगी। मैं हमेशा उसका सपोर्ट करूँगा। महेश जी की बात सुनकर तो अनीमा जी का दिल गदगद हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं केशव के मन की बात वो जानती थी। क्या हुआ केशव जी? आपने इतनी सुबह सुबह हमें क्यों बुलाया? चलती हुई गाड़ी में बैठी हुई दीपिका ने केशव से उसको इतनी सुबह बुलाने का कारण पूछा। तुम्हारे जीजू ने एक काम सौंपा है मुझे, और वो मैं तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुलाया है। केशव ने गाड़ी में उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर दीपिका के चेहरे पर गहरी मुस्कान छा गई। अच्छा तो ये बात है, फिर तो मैं भी पूरे मन से आपकी मदद करने को तैयार हूँ। आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड का सबसे खास दिन होने वाला है। मगर ऑफिस? दीपिका ने केशव की तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी, आज के लिए हम दोनों को स्पेशल छुट्टी मिली है। मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे जिगरी यार और मेरी बहन की जिंदगी में आज का दिन यादगार बन जाए। कितना इंतजार किया है उसने इस दिन का। केशव ने दीपिका को शिमला से लेकर शादी तक की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर दीपिका को भी विश्वास नहीं हुआ कि अर्जुन ईशानी को इतना प्यार करता है। ईशानी और अर्जुन, विपुल और अनाया चारों कॉलेज पहुंचे। ईशानी और अर्जुन एक गाड़ी में और विपुल और अनाया दूसरी गाड़ी में, क्योंकि कॉलेज के बाद अर्जुन ईशानी को पिक करके अपने साथ कहीं बाहर ले जाने वाला था, जिसके लिए उसने सुबह ही राधा जी को बता दिया था, और उन्होंने बाकी सबको सिवाय मीरा जी को छोड़कर। सब खुश थे और चाहते थे कि वो दोनों अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। उन तीनों को कॉलेज ड्रॉप करके अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल गया और वो कॉलेज के अंदर चली गई। ईशानी के लिए आज का ये दिन कभी न भूलने वाला दिन था।
शिमला में मामी ने उसे 12वीं के आगे पढ़ने ही नहीं दिया। कितना रोई थी वो। दीपिका ने भी मामी को मनाने की कोशिश की थी, मगर उनके आगे किसी की नहीं चली। जबकि मीनल को उन्होंने वहाँ के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। कॉलेज जाने का उसका कभी ना पूरे होने वाला सपना उसने अपनी डायरी में लिख छोड़ा था। पर किस्मत का खेल देखो, भगवान ने उसकी किस्मत में अर्जुन को लिख दिया, उसके सारे सपने पूरे करने के लिए। ईशानी की आंखें भर आई थीं। तभी अनाया ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसकी क्लास के बाहर लाकर खड़ा किया और हाथों से इशारा किया, जाइए भाभी, बेस्ट ऑफ लक। ईशानी ने मुस्कुराकर अनाया के गाल पर हाथ लगाकर धीरे से थैंक यू कहा। ईशानी क्लासरूम के अंदर आई तो सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। लड़के उसकी खूबसूरती को और लड़कियां उसके कपड़ों को। कुछ ही देर में ईशानी क्लास का हॉट टॉपिक बन चुकी थी। वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, पर फिर भी खुद को संभाला हुआ था। उसने एक के बाद एक लेक्चर, और पहला दिन ईशानी की कुछ समझ में नहीं आया। पढ़ाई में इतना गायब हो गया था और ऊपर से ये शहर का टॉप कॉलेज था। उसकी शक्ल पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। ठीक 4 बजे अर्जुन कॉलेज पहुंच चुका था। वो ईशानी को फोन करने वाला ही था कि वो तीनों उसके सामने प्रकट हो चुके थे। अर्जुन ने ईशानी की ओर देखा तो वो कुछ परेशान सी नजर आई, जिसके बाद उसने पहले विपुल की तरफ देखकर इशारा से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपने दोनों कंधे उचकाकर कुछ ना मालूम होने की बात इशारों में कह दी। फिर अर्जुन ने अनाया की ओर देखकर दोबारा वही इशारा किया, तो अनाया बोली, मैं भी काफी देर से यही पूछे जा रही हूँ, पर इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अर्जुन ने विपुल और अनाया को जाने के लिए कह दिया और ईशानी को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। उसने आगे बढ़कर गाड़ी का गेट खोला तो ईशानी अंदर बैठ गई। अर्जुन दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठा और ईशानी को लेकर वहां से निकल गया। और ईशानी खोई खोई सी बैठी थी। अर्जुन ने अपना एक हाथ उसके हाथ पर रखा तो ईशानी एकदम से चौंक गई। क्या हुआ ईशु, कोई परेशानी है? अर्जुन बहुत ही प्यार से उसके हाथ को सहलाते हुए पूछा। जी, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ईशानी ने इतना ही कहा तो अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या नहीं हो पाएगा ईशु? ये कॉलेज, ये पढ़ाई, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना कहकर ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। ईशानी की आंखों में आंसू देख अर्जुन बेचैन हो गया। उसने गाड़ी साइड में लगाई और खुद बाहर आकर ईशानी को भी बाहर निकाला। सामने एक सुंदर सा गार्डन था, जिसमें ज्यादा लोग भी नहीं थे। उसने ईशानी का हाथ पकड़ा और पार्क के अंदर ले आया। शांत सी जगह पर उसने ईशानी को बेंच पर बिठाया और खुद उसकी हथेलियों को थाम उसकी बगल में बैठ गया। मेरी तरफ देखो और बताओ मुझे, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? अर्जुन ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और अपने हाथों में थाम उससे पूछा। ईशानी ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसके गले से लग गई और रोने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अर्जुन जी, मैं नहीं कर पाऊंगी। ईशानी ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था और आंसुओं से उसकी शर्ट गीली होने लगी थी। पहले चुप हो जाओ। अर्जुन ने कसकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए चुप करवाने लगा। जो वो सोच रहा था शायद उसी की वजह से ईशानी पैनिक हो गई थी। करीब 10 मिनट तक ईशानी अर्जुन के गले लगकर रोती रही। कुछ मन काफी हद तक हल्का हो चुका था। फिर खुद को संभालते हुए उसने खुद को अर्जुन से दूर किया। अर्जुन ने उसे पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, आज पहला दिन था ईशु, सब कुछ नया था तुम्हारे लिए। नया माहौल, नए लोग, नए कॉलेज, नई किताबें, और शायद एक लंबे अंतराल के बाद तुमने किताबों को हाथ लगाया है ना? ईशानी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अर्जुन आगे बोला, तो क्या ईशु, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा, तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे नोट्स बनवाऊंगा। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। बस खुद पर विश्वास रखना, ठीक है? अब चलो मुस्कुराओ। अर्जुन की बात सुनकर ईशानी की आंखें फिर भरने लगीं तो अर्जुन ने उसके चेहरे को हाथों में भर अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछ दिया और कहा, आज से एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? ईशानी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अर्जुन उसे वापस गाड़ी में ले आया। अब ईशानी नॉर्मल थी। अर्जुन चुपके से उसकी ओर देखता और खुद में मुस्कुरा रहा था। आज उसकी जिंदगी के लिए भी खास दिन होने वाला था। उसने केशव को मैसेज किया तो सामने से ऑल डन का जवाब आया। धीरे धीरे ईशानी को लगा कि ये घर का रास्ता नहीं है, तो उसने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने उसे उसके सरप्राइज के बारे में याद दिलाया तो ईशानी के चेहरे पर चमक और आंखों में शर्म उतर आई थी। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद शाम के लगभग 8 बजे अर्जुन ने बेहद खूबसूरत 5 स्टार होटल
अवन्यका के अंदर अपनी गाड़ी पार्क की। अर्जुन ने गाड़ी से बाहर आकर ईशानी की तरफ का दरवाजा खोला और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों होटल के अंदर आए तो सामने होटल का स्टाफ उनके वेलकम के लिए खड़ा था। होटल मैनेजर ने आगे आकर ईशानी को एक बुके दिया। ईशानी ने मुस्कुराकर बुके हाथ में पकड़ा और अर्जुन की तरफ देखने लगी। तभी मैनेजर ने अर्जुन से हाथ मिलाया और बिल्कुल धीरे से कहा, जैसा आपने कहा था सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, आइए आपका हनीमून स्वीट इस तरफ है। अर्जुन मुस्कुरा दिया और ईशानी का हाथ पकड़ अपने रूम की तरफ चला गया। रूम सर्विस ने अर्जुन की कार से बैग निकाल उनके रूम में ऑलरेडी पहुंचा दिया था, जिसके बारे में ईशानी को कोई खबर नहीं थी। रूम के सामने पहुंचकर अर्जुन ने कार्ड स्वैप किया तो दरवाजा खुल गया। उसने ईशानी को आगे चलने का इशारा किया। ईशानी धीमे कदमों से अंदर आई तो रूम का नजारा देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और आंखें शर्म से झुक गईं। सारा कमरा लाल गुलाबों और मदोस कर देने वाली खुशबू से महक रहा था। कमरे की रोशनी माहौल को और भी रोमानी बना रही थी। ईशानी अपलक कमरे को निहार रही थी कि तभी पीछे से अर्जुन ने आकर उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखी और बेहद आकर्षक तरीके से बोला, सरप्राइज ईशु। अर्जुन की सांसें ईशानी अपनी गर्दन पर महसूस कर खुद में ही सिमट रही थी। अर्जुन ने उसको अपनी तरफ घुमाया और अपने हाथों में उसका चेहरा भर लिया। मेरी आंखों में देखो ईशु, अर्जुन ने कहा तो ईशानी ने नामे अपनी गर्दन हिला दी। कैसे वो अर्जुन की आंखों में देखे, उसकी नज़र शर्म के बोझ से दबी जा रही थी। प्लीज मेरी आंखों में देखो ईशु, प्लीज। इस बार अर्जुन की आवाज में विनय का भाव था। इस बार ईशानी ने बहुत हिम्मत करके अर्जुन की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों की तपिश ने फिर उसकी नजरों को झुकने पर मजबूर कर दिया। ईशु प्लीज मेरी तरफ देखो ना, ऐसे पलके झुकाने से बात नहीं बनेगी। एक बार फिर अर्जुन ने प्यार भरी रिक्वेस्ट की। जी मैं क्या करूं, मैं नहीं देख पाऊंगी आपकी आंखें। इतना बोलकर ईशानी चुप हो गई और पलट गई। मेरी आंखें? क्या ईशु, अपनी बात पूरी करो। अर्जुन ने इस बार आगे बढ़कर उसके कंधे को हल्का सा चूम लिया, जिसको महसूस कर ईशानी की आंखें बंद हो गईं और दिल वो तो मानो बाहर निकलने को हो गया। वो चुप ही रही तो अर्जुन एक बार फिर उसके सामने आया और एकदम से नीचे अपने एक घुटने पर बैठ गया। ईशानी चौंकी तो उसने उसका बायां हाथ पकड़ा और उसको चूमते हुए कहा, न जाने कब से इस पल का इंतजार था मुझे, और देखो आज मेरी जिंदगी का वो पल आ ही गया। ईशानी जड़बल सी खड़ी अर्जुन की ओर देख रही थी। उसकी जिंदगी के लिए भी ये सबसे खूबसूरत पल था। अर्जुन ने अपने कोट की जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग थी। अर्जुन ने वो रिंग निकाली और ईशानी की रिंग फिंगर में पहनाते हुए बोला, इस लम्हे का बहुत इंतजार था मुझे, बस अब और नहीं। आई लव यू ईशानी, आई लव यू सो मच। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। अर्जुन के दिल की बात सुनकर ईशानी की आंखों से आंसू बह निकले और वो भी घुटनों के बल बैठ गई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ अर्जुन। पता नहीं कब कैसे आप मेरे दिल की धड़कन बन गए, पर इतना जानती हूँ कि अब आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना, हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना। अब अर्जुन के दिल की धड़कन बढ़ चली थी। ईशानी का इज़हार इश्क उसे एक अलग ही रोमांच भर गया था। इससे खूबसूरत रिश्ता क्या ही हो सकता है, जब दो दिल एक दूसरे के प्रति प्रेम की एक जैसी परिभाषा समझें। अर्जुन ने बिना कोई अपेक्षा किए अपने प्यार का इजहार किया था। उसे बस अपने मन के एहसास ईशानी को बताने थे। ईशानी अगर कुछ नहीं भी कहती तो भी अर्जुन ने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया था। पर ईशानी ने बिना कोई वक्त गंवाए अर्जुन के प्यार पर अपने प्यार की मोहर लगाकर उसे बता दिया था कि उसके लिए अर्जुन क्या है। ईशानी की दिल की बात सुनने के बाद अर्जुन उठा और उसे भी खड़ा किया। एक बार फिर कहो जो अभी कहा तुमने। अर्जुन की आवाज में बेताबी झलक रही थी और अब ईशानी के होंठ सिल चुके थे। वो एक पल था जो बीत गया जिसमें ईशानी ने अपने दिल के एहसास अर्जुन को बता दिए, पर अब फिर से शर्म उसके चेहरे पर आकर ठहर चुकी थी। बोलो ना प्लीज एक बार फिर से मेरे लिए। अर्जुन बच्चों जैसे जिद करने लगा था। ईशानी ने धीरे से अपना चेहरा उसके पास ले गई और उसके कानों में बोली, मैं आपसे बहुत प्यार। इतना बोल ईशानी ने पलटकर अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अर्जुन उसकी इस हरकत से हक्का बक्का रह गया, पर होठों पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि अब ईशानी नहीं बोलेगी। मुझसे नहीं बोला जाएगा प्लीज। अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाए हुए ही ईशानी बोली। अर्जुन उसके सामने आया और उसके हाथों को हटाकर बोला, जो सुनना चाहता था वो सुन चुका,
अब कुछ और कहना सुनना बाकी नहीं। मैं यहाँ तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए लाया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए भी एक सरप्राइज छुपा रखा होगा तुमने। आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। थैंक यू ईशु, एंड आई लव यू। इतना बोल उसने ईशानी को अपने गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम के एहसास को जी रहे थे। इजहार इश्क दोनों तरफ से हो चुका था, पर अभी भी कुछ था जो दोनों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। अर्जुन के लिए ईशानी की रजामंदी और ईशानी के लिए उसकी शर्म आड़े आ रही थी। आज की रात दोनों के लिए बेहद खास थी। बेशक वो दोनों ही रिश्ते में आगे ना बढ़े हों, पर एक दूसरे के प्रति उनके मन के एहसास आज खुलकर सामने आ चुके थे। ईशानी की तो शर्म से नजरें ही नहीं उठ पा रही थी। जब भी कोशिश करती, अर्जुन मुस्कुराता हुआ शरारत भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा होता। अर्जुन को उसकी मासूमियत भरी हरकत पर बहुत प्यार आ रहा था। आओ डिनर कर लो, अर्जुन ने कहा तो ईशानी ने मना कर दिया, ये कहकर कि उसे भूख नहीं है। उसकी भूख प्यास आज सब खत्म थी। अर्जुन की बातें सुनकर उसके दिल का स्वर अभी भी शांत नहीं हुआ था। अर्जुन उठा और उसे कंधे से पकड़कर डिनर टेबल के पास ले आया और अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। अब ईशानी मना नहीं कर सकती थी। वो खाने लगी तो इस बार जानबूझकर ईशानी ने अपने होठों से अर्जुन की उंगलियों को छू लिया। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं। ये क्या था? अर्जुन ने ईशानी से पूछा तो ईशानी बिना कुछ कहे वहां से उठकर जाने लगी, मगर अर्जुन ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। हूँ, हर बात अधूरी छोड़ने की इजाजत नहीं है, समझी? खड़े होकर ईशानी को अपनी तरफ पलटते हुए अर्जुन ने पूछा। बेचारी ईशानी कैसे कहे कि उसके अंतर मन में कैसी हलचल मची हुई है। राधा जी ने उसे कहा था कि उसे अपने रिश्ते पर ध्यान देना है, मगर कैसे कहे, कैसे बताए कि वो अब सही मायनों में अर्जुन की पत्नी बनना चाहती है। अर्जुन ने ईशानी की तरफ देखा तो नजरें झुकाए अपनी उंगलियों में अपने साड़ी के पल्लू को उलझा रही थी। होठ कुछ कहने की कोशिश में थे, मगर शब्द मुंह से बाहर ही नहीं आ रहे थे। ईशु, मेरी तरफ देखो। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपनी तरफ ऊपर उठाया तो इस बार ईशानी ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। इस बार ईशानी की आंखों में प्रणय निवेदन के भाव थे, जिसे वो अपने होठों पर नहीं ला पा रही थी। अर्जुन उसकी आंखों में देख उसके मन के भाव को समझ गया। उसे समझ आ रहा था कि ईशानी क्या कहना चाहती है, मगर उसकी शर्म उसके एहसासों के आड़े आ रही है। उसने ईशानी की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई और बोला, रिलैक्स ईशु, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिल की बात, पर तुम अभी तैयार नहीं हो। मेरे लिए तुम ज़्यादा ज़रूरी हो। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम अपने रिश्ते के हर पल को भरपूर जिएंगे, पर तुम्हें तकलीफ में देखकर नहीं। और आज तुम कॉलेज के पहले दिन को लेकर ही बहुत परेशान थी, तो ऐसे में हम पहले तुम्हारे उस डर को दूर करेंगे, समझी? अर्जुन ने उसके हाथों को चूम लिया और फिर उसके माथे को। मगर आपकी ज़रूरतें, मेरा मतलब है हमारी नई नई शादी हुई है, तो क्या आप नहीं चाहते? आंखों में हैरानी का भाव लिए इस बार वो अर्जुन की आंखों में देख रही थी। मेरे लिए शादी सिर्फ शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं है। तुम्हें पता है, मैं तो प्यार और शादी से दूर भागता था। दादी माँ ने ना जाने कितनी लड़कियों की तस्वीर दिखाई थी मुझे कि शादी कर लो, मगर मैं इन सब में विश्वास नहीं करता था। मगर जिस पल तुम्हें देखा था शिमला में पहली बार, उस एक पल में तुम दिल में उतर गई थी। तुम्हें याद है, तुम शादी से बचने के लिए अपने घर से भाग आई थी और मुझसे टकरा गई थी। जैसे जैसे अर्जुन बोल रहा था, ईशानी की आंखों के सामने सारी घटनाएं आने लगी थी। उस दिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए शिमला आया था, केशव के साथ। तुम्हारी दुकान के सामने बैठकर काफी देर तुम्हारा इंतजार भी किया, मगर तुम वहां नहीं थी। बाद में केशव ने बताया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। उस पर दिल का दर्द पहली बार महसूस हुआ था कि किसी को चाहने पर उसका ना मिलना कितना दर्द देता है। इसलिए उस रात को अपने दिल की बेचैनी को दूर करने के लिए ही मैं उस रास्ते से गुजर रहा था जब तुम आकर मुझसे टकराई थी। तुम्हें देखने के बाद यूं लगा था कि मेरी सारी दुनिया सिर्फ तुम में सिमट गई थी, पर फिर भी मैं कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी शादी होने वाली है। मैंने तुमसे पूछा भी कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, पर तुमने कुछ नहीं कहा, याद है ना? अर्जुन के पूछने पर ईशानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अगली सुबह होटल से निकल जब हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे और तुम्हारी मामी ने आकर तुम्हारे चरित्र के बारे में गलत कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर
तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। वो मेरी जिंदगी का यादगार पल था। जिससे पहली नज़र का प्यार हुआ था, वो अब मेरी पत्नी बन चुकी थी। मेरा विश्वास करो, उस पल के बाद से ही मैंने तुम्हें अपने जीवन संगनी मान लिया था। पर मुझे इस बात का भी डर था कि तुम ना जाने कैसे रिएक्ट करोगी। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस रिश्ते के लिए किसी भी तरह के बंधन में नहीं हो। तुम चाहो तो जा सकती हो। उस पल मैं बहुत डर गया था कि ना जाने तुम क्या फैसला करोगी। पर मेरी किस्मत अच्छी निकली कि तुमने भी इस रिश्ते को निभाने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। मैं उसी वक्त तुम्हें कसकर अपने गले लगाना चाहता था, पर तुम्हारे मन की बात को नहीं जानता था, इसलिए चुप हो गया। ईशानी हैरानी से अर्जुन की बात सुन रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि अर्जुन सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसकी जिंदगी में उसके अलावा कोई लड़की नहीं थी, और आज सब कुछ कहने सुनने के बाद भी इस रिश्ते की मर्यादा बनाई हुई है। कितना इंतजार था उसके प्यार में, लेकिन किसी तरह की कोई बेसब्री नहीं। ईशानी शादी से पहले जिस प्यार और सम्मान के लिए तरसती रही, अर्जुन ने अपना पूरा हक होते हुए भी उसे एक मर्यादित रूप में प्यार और सम्मान दिया। ईशानी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे वो अर्जुन को बताए कि आज उसके दिल में अर्जुन के प्रति उसका सम्मान कितना बढ़ गया है। अर्जुन की बातें सुनकर वो उसकी ओर बढ़ी और रेडियो पर खड़े होकर अपने होठों को उसके होठों के ऊपर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। शायद उसके प्रति अपना भरोसा और विश्वास जताने का यही तरीका उसे समझ आया। अर्जुन इसके लिए रेडी नहीं था। ईशानी के होठों को अपने होठों पर महसूस करते ही एक पल को पीछे की ओर झुका, मगर फिर खुद को संभालते हुए ईशानी को शिद्दत से चूमने लगा। अर्जुन के लिए अपना प्यार और समर्पण दिखाने की ईशानी की तरफ से ये पहली कोशिश थी, क्योंकि अर्जुन हमेशा ही उसे माथे पर चूमता था। उस पल में दोनों की दुनिया बदल गई। दोनों की झिझक अब कुछ हद तक कम हो गई थी, पर दोनों में से इसके आगे कोई नहीं बढ़ा। आज एक दूसरे के लिए निश्चल प्रेम को उन दोनों ने अंतर मन तक महसूस किया था। आज की रात दोनों के लिए मर्यादित प्रेम के प्रति समर्पित रात थी। आज अर्जुन के प्रति ईशानी की झिझक काफी हद तक खत्म हो गई थी, मगर आंखों की शर्म ज्यों की त्यों बनी रही। देर रात तक दोनों एक दूसरे के आगोश में लेटे हुए बातें कर रहे थे। ईशानी ने उसे अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी घटनाएं बताई। हालांकि अर्जुन पहले से काफी बातें जानता था, मगर आज ईशानी के मुंह से सुनकर उसे तसल्ली मिल रही थी। अपनी बातें बताते हुए जितनी बार ईशानी की आंखों में आंसू आए, उतनी बार अर्जुन ने उसको कसकर गले से लगा लिया। ईशानी भी जैसे आज उसके सामने अपने दिल की गहराइयों में दबे दर्द को बयान कर देना चाहती थी। वो बोलती रही और बहुत ही शांति से अर्जुन ने उसकी सारी बातें सुनी। उसकी पीड़ा, दर्द, तकलीफ सब अर्जुन महसूस कर पा रहा था। अपनी शादी से भागने की बात करते हुए ईशानी इस बार जोर से फपक पड़ी, तो अर्जुन ने एक बार फिर उसको गले लगाया और बोला, बस ईशु, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देख सकता। जितनी तकलीफें तुमने सही नहीं थी, तुम सह चुकी। अब किसी भी दुख दर्द को हमारी जिंदगी में आने नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। लव यू ईशु। बस अब एक आपका ही भरोसा है अर्जुन जी। आपके आने से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आप मेरे साथ है ना? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे अकेले मत छोड़िएगा। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। ईशानी ने भी उसके पीठ पर अपने हाथ कस दिए। अपनी जिंदगी की एक नई और खूबसूरत याद बनाकर अर्जुन और ईशानी घर लौट आए। कांता जी और राधा जी ने ईशानी के चेहरे की रौनक देख अंदाजा लगा लिया था कि अब सब ठीक है दोनों के बीच। घर लौटने के बाद से अर्जुन ने जितना समय मिलता ईशानी को पढ़ा था। नई चीजें, मुश्किल टॉपिक शांति के साथ समझाता। ईशानी भी पूरे मन से हर चीज को सीख और समझ रही थी। कॉलेज में भी अब वो सहज होने लगी थी। देखते ही देखते ईशानी ने कॉलेज का पहला सेमेस्टर अच्छे नंबरों से पास कर लिया। बीते महीने में काफी कुछ बदल गया था। रिशिता ने ऑफिस और घर में सबकी नजरों में अच्छी बन चुकी थी। इतने दिनों में उसने किसी को एक भी मौका नहीं दिया था अपने ऊपर शक करने का। ऑफिस में भी वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। सबके लिए वो बदल चुकी थी, मगर अर्जुन की नज़र उस पर बराबर बनी हुई थी। दीपिका और केशव के दिलों में भी एक दूसरे के लिए भावनाएं गहरी हो चुकी थी। अब केशव ठान चुका था कि वो दीपिका को अपने दिल की बात बता देगा। सुबह सुबह अनीमा जी केशव के रूम में आई, जहाँ वो सुबह की मीठी मीठी नींद में दीपिका से अपने दिल की बात कहने ही वाला था। वो दीपिका को आई लव यू बोलने ही वाला था। तभी अनीमा जी की कड़क आवाज आई, कब तक घोड़े बेच के सोता रहेगा और मैं तेरे पीछे परेशान रहूंगी।
चल उठ, नाश्ता कर ले। और हाँ, अगर 10 मिनट में नहीं उठा तो आज नाश्ता नहीं मिलेगा, समझे? अनीमा जी की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर केशव चौंक कर उठा और एकदम से बोल पड़ा, नहीं प्लीज दीपिका। उसके मुंह से दीपिका का नाम सुनते ही अनीमा जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या कहा तूने? केशव को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या कहा है, तो अपनी जीभ को दांतों से काटते हुए बोला, क्या? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। अच्छा बच्चू, बात बदलने की कोशिश। वैसे दीपिका किस बात के लिए मनाया जा रहा था सपने में? अनीमा जी ने उसके कान पकड़ मुस्कुराते हुए कहा, तो केशव दर्द में चिल्लाने का नाटक करते हुए बोला, आप क्या बात कर रही हो माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने शायद कुछ गलत सुन लिया है। मैंने कुछ गलत नहीं सुना, समझे? दीपिका को आई लव यू कहने की कोशिश हो रही थी ना? उसका कान छोड़ते हुए अनीमा जी उसके पास बैठकर बोली। अनीमा जी की बात सुनकर केशव अपनी नजर चुराने लगा, तो अनीमा जी ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरकर अपनी तरफ किया और बोली, मैं दीपिका को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अनीमा जी की बात सुनकर केशव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाईं और केशव झेपते हुए उनके गले लग गया। अनीमा जी ने केशव को अपने सामने किया और बोली, तो कब बता रहे हो उसे अपने दिल की बात? बहुत जल्द माँ, शर्माते हुए केशव ने कहा और जल्दी से बाथरूम में भाग गया। और अनीमा जी भी हंसते हुए हॉल में चली आई। तैयार होकर केशव ने एक बार दीपिका को फोन घुमाया और बोला कि आज वो खुद उसे पिक करने आ रहा है, रेडी रहना। आज फिर दीपिका उसकी बात सुनकर चौंक गई और सोचने लगी कि आज क्या बात हो सकती है जो केशव मुझे खुद लेने आ रहे हैं। सुबह के 10 बजे केशव ने दीपिका को उसके फ्लैट से पिक किया। दीपिका ने पूछना चाहा, पर केशव ने चुप रहने का इशारा कर उसे गाड़ी में बैठने को कहा। दोनों गाड़ी में बैठे और केशव उसे लेकर निकल गया। दीपिका अपने दिल की उलझन में उलझी हुई बाहर के नज़ारे देख रही थी। पूरे रास्ते में खामोशी पसरी हुई थी। कुछ देर बाद केशव ने बड़े से होटल के सामने अपनी गाड़ी पार्क की और दीपिका की तरफ का दरवाजा खोल अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे बाहर आने को कहा। दीपिका चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको चुप देखकर केशव ने खुद से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर निकाला। दीपिका बेचारी उसे रिएक्ट करना ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, इतना बोल केशव उसे होटल के अंदर ले गया, जहाँ पर कॉर्नर में रखा कॉफी टेबल बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। हैरानी से देखती दीपिका के पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। आगे बढ़कर केशव ने चेयर हटाकर दीपिका को बैठने के लिए कहा, तो वो चुपचाप बैठ गई और केशव की तरफ देखने लगी। दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए केशव बोला, मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे मन में काफी सवाल होंगे, पर जल्दी तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ पल यूं बीतने के बाद वेटर जो उनके सामने रख कर गया, उसे देख दीपिका और भी ज्यादा शॉक्ड रह गई। सामने टेबल पर एक लाल रंग का दिल का शेप वाला सुंदर सा केक, जिसके आसपास गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। साथ में चाइनीज प्लेटर जो कि दीपिका को बहुत पसंद था। सर ये सब, मेरा मतलब ये सब क्यों? दीपिका ने झिझकते हुए केशव से पूछा, तो वो बिना देर किए दीपिका के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी पॉकेट से एक प्यारी सी अंगूठी निकाली और दीपिका का हाथ पकड़कर बोला, आई लव यू दीपिका। न जाने कब कैसे और किस पल में मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर अब सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे संग बिताना चाहोगी? केशव की बात सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। कहीं ना कहीं वो भी केशव को पसंद तो करने लगी थी, पर अपने एहसासों को खोलकर कोई नाम नहीं दे सकी थी। उसको रोते देख केशव घबरा गया और बोला, सॉरी सॉरी, अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें दुख पहुंचा हो तो प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसकी बात सुनकर दीपिका ने धीरे से अपने आंसू पोंछे और बोली, मुझे नहीं पता था सर कि नामुमकिन से लगने वाले सपने भी सच हो जाते हैं। इतना कहकर दीपिका ने धीरे से अपना हाथ आगे किया, तो केशव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने जल्दी से वो अंगूठी दीपिका को पहनाई और उसका हाथ चूमकर उसे गले से लगा लिया। दीपिका ने भी अपनी बाहों को केशव की पीठ पर कस लिया। दोनों की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दोनों ने मिलकर केक काटा और चाइनीज प्लेटर को एंजॉय करते हुए अपने रिश्ते को एक नाम दे दिया और एक खूबसूरत शाम बिताकर वापस लौट आए। दीपिका को उसके फ्लैट पर छोड़ते हुए केशव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बस कुछ दिन और दीप, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए
अपना बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा। लेकिन आपके मम्मी पापा, क्या वो मान जाएंगे? दीपिका ने डरते हुए पूछा। हालांकि केशव जानता था कि उसकी मम्मी तो शुरू से ही दीपिका को पसंद करती है, फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, अगर वो नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे, ओके? उसकी बात सुनकर दीपिका ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं, कभी नहीं। मुझे उनके आशीर्वाद के बिना आपसे शादी नहीं करनी। हम दोनों मिलकर मना लेंगे उन्हें, और वो नहीं माने तो? केशव जानबूझकर उसे परेशान करने लगा। तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी, चाहे हमारी शादी हो या नहीं। आप उनकी मर्जी से शादी कर लीजिएगा, वादा कीजिए। दीपिका की आवाज भारी हो चली थी। उसकी आंखों में नमी देख केशव ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं मनाऊंगा उन दोनों को। तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ कि अगर वो नहीं माने तो उनकी मर्जी से शादी कर लूंगा। केशव की बात सुनकर दीपिका हैरान हो गई और उसके सीने पर हल्के हाथों से मारते हुए बोली, आपको बहुत जल्दी है शादी करने की। अरे अभी तो तुमने कहा कि उनकी मर्जी से शादी कर लेना, अब तुम खुद ही मुझे मार रही हो। ये क्या बात हुई? केशव उसे चिढ़ाते हुए बोला, जाइए, मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी। इतना कहकर दीपिका जल्दी से अंदर भाग गई और केशव मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। कल एक और सरप्राइज के लिए तैयार रहना दीप, अपने मन में वो बोला और गाड़ी लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर सबसे पहले वो अनिमा जी के पास गया, जो किचन में काम कर रही थी। उसने उनको पीछे से गले लगाया तो उन्होंने पूछा, दीपिका से बात हुई? केशव ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी ओर घुमाया और डाइनिंग टेबल पर बिठाकर सारी बात बताई। तो अनिमा जी खुशी से फूली नहीं समाई, पर उन्होंने केशव को डांट भी लगाई क्योंकि उसने दीपिका को परेशान जो किया था। रिलैक्स माँ, कल जब मैं उसे आपके सामने लाऊंगा और आप खुद उसे अपनी होने वाली बहू के रूप में आशीर्वाद देंगी, तो उसके चेहरे पर आई खुशी की बात ही अलग होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? केशव ने बड़े ही आराम से अनीमा जी को सारी बात समझाई, तो वो भी मान ही गईं। ईशानी के कॉलेज का सेकंड सेमेस्टर शुरू हो गया था। आज से उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। सुबह के 5 बजे ईशानी की आंख खुली तो उठकर बैठी। बेड की दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो देखा अर्जुन जिम के लिए जा चुका था। अनायास ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर ठहर गई। 6 महीने बीत चुके थे दोनों को एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकारे हुए, मगर शारीरिक रूप से वो दोनों ही अपनी मर्यादाएं बनाए रखे हुए थे। एक बिस्तर पर सोते हुए भी अर्जुन अपनी सीमा से बाहर कभी नहीं आया। हालांकि प्यार भरे आलिंगन और चुंबन उनके रिश्ते की गर्माहट को बनाए हुए थी। कितना धैर्य था अर्जुन के अंदर। ईशानी की तरफ से कोई इंकार नहीं था, पर अर्जुन उसे समय देना चाहता था, इस रिश्ते को दिल से समझने का, और उसकी यह कोशिश कामयाब भी हो रही थी। बीते 6 महीनों में ईशानी का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया था। पढ़ाई के साथ साथ उसने सभी घर वालों के साथ एक स्नेहपूर्ण सामंजस्य बिठा लिया था। सबकी लाडली बन गई थी वो, और राधा जी की तो जैसे जान ही बन गई थी। कई बार अर्जुन भी मजाक में कह देता था कि अनाया कम थी उसका प्यार बांटने के लिए, जब ईशानी भी उनके प्यार की हिस्सेदार बन गई। ईशानी के लिए तो राधा जी उसकी सगी माँ से भी बढ़कर हो गई थी। उससे बिना पूछे वो कोई काम नहीं करती थी, और जितना भी समय मिलता उसके साथ घर की जिम्मेदारियां संभालती। अनाया और विपुल भी अपनी प्यारी भाभी के साथ खूब मस्ती मजाक करते, शॉपिंग जाते। जिनके साथ रिश्ता अभी भी वही था वो थी मीरा जी। पता नहीं क्यों, मगर ईशानी अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करती, मीरा जी एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखती थी। बेड से उतरकर ईशानी ने अलमारी से कपड़े निकाले और तैयार होकर किचन की तरफ बढ़ी। तभी उसके कानों में मीरा जी की आवाज़ सुनाई दी, जो फुसफुसाते हुए राधा जी से कुछ कह रही थी। ईशानी के बढ़ते कदम बाहर ही रुक गए और मीरा जी की बातें उसके कानों में पड़ी। भाभी, अब तो 6 महीने के करीब हो चले हैं। क्या लगता है आपको कब अच्छी खबर सुनने को मिलेगी? राधा जी समझ नहीं थी कि मीरा जी क्या कहना चाहती हैं, पर ईशानी को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे राधा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, देखो मीरा, वैसे तो तुम्हें ईशानी फूटी आंख नहीं सुहाती, अब तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मेरे दोनों बच्चे समझदार हैं, अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद ले सकते हैं, तो मेहरबानी करके उनको उनकी जिंदगी जीने दो, समझी? इतना बोल राधा जी माँ और पिताजी के लिए चाय लेकर उनके कमरे की तरफ चली गईं। उन्होंने ईशानी को देखा नहीं। वहीं ईशानी थोड़ी सी घबराती हुई किचन में आई तो देखा मीरा जी चिड़ी हुई सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। डरते हुए ईशानी ने पूछा, मैं कुछ मदद कर दूं चाची?
मीरा जी ने उम्मीद से हटकर उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। तुम बताओ, अर्जुन के लिए क्या उसका प्रोटीन शेक लेने आई हो? जी, वो आने वाले हैं ना। ईशानी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे कि आज मीरा जी इतने अच्छे से क्यों बर्ताव कर रही हैं। हाँ सही है। अच्छा ईशानी, मुंह बिचकाते हुए मीरा जी बोली, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम दोनों के बीच, मेरा मतलब है तुम्हारे और अर्जुन के बीच सब सही तो है ना? उनकी बात सुनकर ईशानी हिचकिचा गई। मीरा जी उसका भला सोचती हैं, ये बात सोचकर उसको अटपटा लगा। और वो क्यों उन दोनों के बारे में जानना चाहती हैं? ईशानी को चुप देखकर मीरा जी फिर बोली, समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में मुझे लेकर क्या उलझन है, पर अब तो तुम्हारी शादी को इतने महीने बीत चुके हैं। अब मैं और कितना ही नाराज रह लूंगी। बस इसलिए तुम्हारा अच्छा सोच कर ही पूछ रही थी। पर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। अपनी तरफ से भरपूर अच्छे बनने का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी मीरा जी ने, जिसमें वो सफल होती हुई भी नजर आ रही थी। अपनी बात कहकर मीरा जी रसोई से बाहर निकलने लगी तो ईशानी धीरे से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है चाची। वो, ईशानी हिचकिचा रही थी बोलते हुए। जैसे ही वो आगे बोल ही रही थी कि अर्जुन की आवाज आई, ईशानी, मेरा प्रोटीन से। ईशानी तुरंत ही प्रोटीन शेक लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और मीरा जी ने एक बार फिर मुंह बना लिया। कमरे में पहुंचकर ईशानी ने देखा तो अर्जुन फ्रेश होकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके आते ही अर्जुन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और प्रोटीन शेक को टेबल पर रखने का इशारा किया। ईशानी ने शेक टेबल पर रखा और वापस जाने के लिए मुड़ी तो अर्जुन ने जल्दी से अपना लैपटॉप नीचे रखा और ईशानी का हाथ पकड़ लिया। ईशानी इसके लिए तैयार नहीं थी, वो संभल नहीं पाई और दोनों नीचे गिर गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।